हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदिति। चलिए आज बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की। डाइंग डिक्लेरेशन हमें सेक्शन 26 क्लॉज ए ऑफ बीएसए में प्रोवाइड किया गया है। अगर मैं इंडियन एविडेंस की बात करूं तो सेक्शन 32 क्लॉज 1 हमें डाइंग डिक्लेरेशन प्रोवाइड करता था। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जब कोई पर्सन अपनी डेथ से पहले अपनी डेथ के सरकमस्टांसेस कि किन परिस्थितियों में उसकी डेथ हुई है या उसकी डेथ का कारण क्या रहा, अगर वो रिवील कर देता है तो हम उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। अगर बाद में उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो वो स्टेटमेंट जो उसने उस टाइम पर दी थी वो सब कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज किया जा सकता है और कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। तो इन शॉर्ट, अगर किसी पर्सन की स्टेटमेंट से उसकी डेथ का कॉज या उसकी डेथ से रिलेटेड सर्कमस्टांसेस रिवील हो रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है उन स्टेटमेंट से कि इसकी डेथ का ये कारण रहा होगा या ये इन सर्कमस्टांसेस में हुई होगी, तो वो स्टेटमेंट कोर्ट एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर करेगा अंडर सेक्शन 26 ए ऑफ बीएसए। तो अब देखते हैं डाइंग डिक्लेरेशन की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। कोई भी स्टेटमेंट कब डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर की जाएगी? तो फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू कॉज और सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ। मतलब स्टेटमेंट जो किसी पर्सन ने दी है वो कैसी होनी चाहिए? वो उसकी डेथ के कॉज या उस डेथ के सर्कमस्टांसेस से जुड़ी होनी चाहिए कि उसका रीजन क्या है डेथ का। ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी स्टेटमेंट दी उसे डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर कर लिया जाएगा, नहीं। उसकी स्टेटमेंट में ये होना चाहिए कि उसकी डेथ किस रीजन से हुई, किसने की, कब हुई, कैसे हुई, ये सारी चीजें डाइंग डिक्लेरेशन में कंसिडर होंगी। सेकेंड वन इज स्टेटमेंट मस्ट बी वॉलेंट्री। वो स्टेटमेंट वॉलेंट्री होनी चाहिए, मतलब फ्री विल से होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट जिस पर्सन ने दी है, डाइंग डिक्लेरेशन तभी कंसिडर की जाएगी जब वो बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो, बिना किसी प्रेशर के हो, बिना किसी थ्रेटन के, धमकी के हो। तो तब वो स्टेटमेंट हमारी डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर की जाएगी। एंड लास्टली डिक्लेरेंट मस्ट बी मेंटली फिट। जो देने वाला है, जिसने वो स्टेटमेंट दी है, दैट पर्सन मस्ट बी मेंटली फिट। यहाँ फिजिकली फिट की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेंटली फिट होनी चाहिए। मतलब जब वो स्टेटमेंट दे रहा है तब वो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो कॉन्शियस है, उसे पता है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो क्या है। अगर हाँ उसे पता है, वो कॉन्शियस है, तब वो स्टेटमेंट उसकी डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर की जाएगी। ये डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट एक मैक्सिम पर बेस्ड है, जो मैक्सिम है नेमो मॉरिटरस प्रेजिमिटर मेंटायरे, which means a man will not meet his maker with a lie in his mouth। मतलब जो पर्सन अपनी डेथ के करीब होता है, ऐसा माना जाता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो बात आती है कि डाइंग डिक्लेरेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब वो स्टेटमेंट किस फॉर्म में दी जानी चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ रिटन ही होनी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, एंड इनफैक्ट साइंस और जेस्चर्स के थ्रू भी हो सकती है। मतलब अगर कोई विक्टिम बोल नहीं सकता तो वो अपने साइंस या नॉड कर कर भी डाइंग डिक्लेरेशन दे सकता है। मतलब जेस्चर्स के थ्रू भी डाइंग डिक्लेरेशन दी जा सकती है और वो डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन रिकॉर्ड द डाइंग डिक्लेरेशन। मतलब कि डाइंग डिक्लेरेशन किसके सामने रिकॉर्ड की जा सकती है, कौन उसे रिकॉर्ड करेगा। तो लॉ ये नहीं कहता कि डाइंग डिक्लेरेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही होनी चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होगी तो एविडेंशियरी वैल्यू उसकी ज्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन आप किसी डॉक्टर को भी दे सकते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर को भी दे सकते हैं, और अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो किसी भी सिटीजन को दे सकते हैं। वो डाइंग डिक्लेरेशन भी वैलिड होगी। क्या एफआईआर डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट की जा सकती है? तो डेफिनेटली यस। कुछ केसेस में एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कैसे? अगर किसी पर्सन ने, इंजर्ड पर्सन ने कोई एफआईआर दी और उस एफआईआर देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और उस एफआईआर से ये रिवील हो रहा है कि उसकी डेथ का क्या रीजन रहा, उसको कोई इंजरी हुई थी, वो इंजरी कैसे हुई थी, मतलब उसमें सारी डिटेल्स है, तो उस एफआईआर को डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट किया जा सकता है। वो भी एक वैलिड डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर की जाएगी। अगेन कंडीशंस आर सेम, जैसे कि वो जो एफआईआर है वो वॉलंटरी होनी चाहिए,
उससे रिवील होना चाहिए उसका कॉज और सर्कमस्टांसेस ऑफ डेथ, और जिस जब उसने विक्टिम ने वो एफआईआर दी है वो मेंटली फिट होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक्यूज्ड को सोलली डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर कन्विक्ट किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट नईम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 में ये कहा कि कन्विक्शन कैन बी डन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इफ इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। यहाँ पर इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जजमेंट रेफर किया अदबीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अगर कोर्ट को स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी, वॉलेंटरी और सच लगती है तो सिर्फ उस बेसिस पर एक्यूज को कन्विक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर किसी भी दूसरे विटनेस या फिर इंडिपेंडेंट एविडेंस की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस कोर्ट को ये देखना होगा कि स्टेटमेंट देते वक्त वो पर्सन मेंटली फिट था, मतलब उसका स्टेट ऑफ माइंड प्रॉपर काम कर रहा था। दूसरा कि उस स्टेटमेंट को उसने बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के दिया है। सो इन सिंपल वर्ड्स, अ ट्रुथफुल, voluntary and trustworthy dying declaration can by itself form the sole basis of conviction without any independent corroboration. सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र बंगाली अलियास सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में रीआइट्रेट किया कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन के साथ डॉक्टर का रिटन सर्टिफिकेट नहीं है तो सिर्फ इस वजह से डाइंग डिक्लेरेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पहले भी कुछ केसेस पे, जैसे लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कोली चुन्नीलाल सावजी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये क्लियर कर चुकी है कि सिर्फ डॉक्टर का रिटन स्टेटमेंट ना होना डाइंग डिक्लेरेशन को अनएक्सेप्टेबल या इनवैलिड नहीं बनाता। डाइंग डिक्लेरेशन की वैल्यू हर केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस राजेंद्र सन ऑफ रामदास कोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डाइंग डिक्लेरेशन के एक्सप्लेन किए, जैसे नो मैंडेटरी कॉर्पोरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस कन्विक्शन का हो सकता है, किसी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज केस टू केस इवेल्युएशन। केस टू केस इवेल्युएशन मतलब जो भी केस है वो अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। नेक्स्ट इज नॉट अ वीक एविडेंस। डाइंग डिक्लेरेशन कोई वीक एविडेंस नहीं है, वो अपने आप में एक सफिशिएंट एविडेंस है। नेक्स्ट इज इक्वल एविडेंशियरी वैल्यू। जैसे कि किसी और एविडेंस की वैल्यू होती है, ऐसे ही डाइंग डिक्लेरेशन की भी अपनी उतनी ही वैल्यू है जितनी की बाकी एविडेंसेस की। हायर वैल्यू ऑफ मजिस्ट्रेट रिकॉर्डेड एविडेंस। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने डाइंग डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी देन अ ओरली रिकॉर्डेड एविडेंस। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी। कोर्ट ये एग्जामिन जरूर करेगा कि वो जो विक्टिम है वो फिट था, मेंटली फिट था, क्या वॉलेंट्री उसने स्टेटमेंट दी या फिर कोई किसी इन्फ्लुएंस में आकर, मतलब इन शॉर्ट कि किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए, कोई ट्यूटरिंग नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें कोर्ट एग्जामिन करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे जो कोर्ट ने इस केस में एक्सप्लेन किए डाइंग डिक्लेरेशन से रिलेटेड। केस डिस्कस करते हैं, खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में 5 लोग बाबूलाल पर अटैक करते हैं। अटैक के बाद बाबूलाल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ड्यूरिंग द चेकअप डॉक्टर साहब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो बाबूलाल उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मुझे ठुकाराम और कुशाल ने मारा है। डॉक्टर इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस भी एक डाइंग डिक्लेरेशन नोट कर लेती है। डॉक्टर सर्टिफिकेट भी दे देते हैं कि जिस टाइम बाबूलाल ने ये स्टेटमेंट दी है उस टाइम वो मेंटली फिट है। क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि बाबूलाल नहीं बचेगा, इसलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी बुला लिया जाता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगली ही सुबह बाबूलाल की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्टेटमेंट वॉलेंटरी था, ट्रस्ट वर्दी था, मेंटली फिट था जिस टाइम बाबूलाल ने ये स्टेटमेंट दिया, तो ये कंप्लीटली रिलायबल है, इसलिए किसी भी फर्दर विटनेस या एविडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।